का फर्स्ट फंक्शन तो प्यारे बच्चों मैं वही यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा कि राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। राइबोसोम सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड और द प्रोटीन्स जो बहुत हेल्पफुल हैं हमारे सेलुलर डैमेज अंदर कुछ हुआ है तो उसके रिपेयर करने में, या हार्मोन्स बनाने में, या प्रोटीन्स बनाने में, या स्ट्रक्चरल कोई स्ट्रक्चर है वहां पे ये रोल प्ले करता है। प्रोटीन्स के बहुत ज्यादा हमारे सेल को इसके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए तो इसको फिर प्रोटीन फैक्ट्री बोला गया। नंबर 1। नंबर 2, राइबोसोम हेल्प इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। याद करो अभी मैंने आपको बोला कि लार्जेस्ट सब यूनिट में पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक डोमेन है, तो राइबोसोम हेल्प इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वो पेप्टाइड बनाता है, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और ये कौन करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये राइबोसोम ही है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और वहां पे फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी ट्रांसलेशन है उसको पूरा करते हैं, जो हम पूरी ट्रांसलेशन जब होगी तो हम उसको करेंगे। थर्ड है प्यारे बच्चों, जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए से बने हुए हैं, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो साइट प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा राइबोसोम ही आरएनए से बना हुआ है। तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये राइबोसोम है तो ये डिफरेंट साइट्स प्रोवाइड करेगा ना। फिर किसके लिए? एक तो हमारे टीआरएनए की अटैचमेंट के लिए साइट देगा, मैसेंजर आरएनए कहां पे अंदर जुड़ेगा। राइबोसोम इज प्रोवाइडिंग साइट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड द टीआरएनए। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ए पॉकेट और पी पॉकेट जो नए यहाँ पे जुड़े हुए होंगे उनको ये पता नहीं लग रहा है, तो मैंने आई बटन में आपको लिंक दिया है, वहां पे पूरी डिटेल में आपको समझाया गया है कि ये ए पॉकेट क्या है और टी पॉकेट। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। जो चौथा फंक्शन हम यहाँ पे करेंगे वो है कि जो हमारा स्मॉलर सब यूनिट है उसमें हमने क्या देखा था? उसमें देखा था आरएनए थ्रेडिंग टनल। ठीक है, तो स्मॉलर सब यूनिट हैज आरएनए थ्रेडिंग टनल। अब ये जो आरएनए थ्रेडिंग टनल है इसमें से मैसेंजर आरएनए उसके बीच में से जाती है, और ये टनल ही है, ये वो डोमेन और ये वो साइट है जो मैसेंजर आरएनए की प्रॉपर ओरिएंटेशन करती है, ताकि ट्रांसलेशन जो आगे होगी प्रोटीन सिंथेसिस की उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से करे कि ट्रांसलेशन भी बिल्कुल वहां कंप्लीट हो सके। फिफ्थ फंक्शन में आपको लिखाऊंगा। अब ये मैं कहां से लूंगा? हमारे दो तरह के राइबोसोम होते हैं। एक तो होता है वो जो हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं, दे आर द फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स हैं हमारे सेल के अंदर। दे सिंथेसाइज सच टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हुई, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हुई, जो विद इन द सेल ही यूज होंगे। तो राइबोसोम में घूम रहे हैं इधर उधर साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या करते हैं, जिस साइट पे वहां पे प्रोटीन चाहिए होती है वहीं जाके वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं उसी लोकेशन पे। और जो अटैच्ड राइबोसोम है हमारे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दे सिंथेसाइज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो सेल से बाहर कहीं यूज होगी। तो ये सब किसने किया? राइबोसोम ने। तो इट इज द फंक्शन, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। सिक्स्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं राइबोसोम की। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा राइबोसोम में ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, ग्रूव्स जो होते हैं जैसे एग्जिट टनल थी वहां पे, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में तो वहां से वो एग्जिट होती है। पर प्यारे बच्चों, अब राइबोसोम से बाहर निकलेगी तो बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है, और वहां पे ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस बनी हुई प्रोटीन को एकदम से क्या कर देंगे? उसको काट देंगे, इसको डिग्रेड कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे वहां पे। ओके, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ऐसे एंजाइम्स बाहर हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइबोसोम जो है वो अपने ग्रूव में उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाहर वो ट्रांसपोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर उन एंजाइम्स का कोई भी असर नहीं होता। जब ये अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ले लेता है तो उसके ऊपर फिर कोई भी असर नहीं हो। राइबोसोम्स हेल्प्स टू डिकोड द कोडेड मैसेज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम नहीं होता तो कहां मैसेंजर आरएनए वहां आती है, कहां लगती, कौन उसको डिकोड करता, कौन सा अमीनो एसिड वहां पे आता। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे 7 फंक्शन यहां पे बता दिए। अब आज के बाद आप कभी भी ऐसा मत बोलना कि राइबोसोम प्रोटीन्स ही बनाते हैं सिर्फ और दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। मैंने आपको डिफरेंट फंक्शंस बता दिए।
तो प्यारे बच्चों, अब राइबोसोम में जो हम आगे देखेंगे वो है कि राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम किस तरह से बना, इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ, अब वो मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे राइबोसोम के बारे में धीरे धीरे क्लियर होता जाए, और ऐसा हो कि जब भी कोई आपके से राइबोसोम के ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, कहीं से भी, जब इतना डिटेल में हम इसको कर लेंगे और खेल खेल में हम इसको कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोम। जैसा कि प्यारे बच्चों हमें पता है, राइबोसोम इज नॉट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, इट्स सिंथेसिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डीएनए। जो डीएनए है वही राइबोसोम को पूरा कंट्रोल करता है कि कब इसने बढ़ना है, किस तरह का राइबोसोम कब कहां कैसे चाहिए, वो सारी की सारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है, डीएनए के। जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, ये वो दो साइट हैं जो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए और बायोजेनेसिस ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम यहीं पे होता है, इन दो साइट्स के ऊपर। मैंने आपको बोला कि जो राइबोसोम है इट इज नॉट ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उस तरह से इसका नहीं, इसकी सिंथेसिस का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है, डीएनए के ऊपर। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से सिंथेसिस इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। जो न्यूक्लियोलस है वो एक रीजन है न्यूक्लियस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन दो चीज आरएनए और प्रोटीन्स को बनाने के लिए, जो आगे चल के हमारी राइबोसोम को बनाता है। नाउ व्हाट इज एनओआर? एनओआर इज अ रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर न्यूक्लियोलस इज क्रिएटिंग आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए फ्रॉम द राइबोसोमल डीएनए जीन्स। अभी तक हम सिर्फ इतना ही करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोलस, क्योंकि हम आगे अलग से एक वीडियो में बहुत डिटेल में एनओआर और जो हमारा न्यूक्लियोलस है इसके डिफरेंट रीजन्स, इसके डिफरेंट फंक्शंस, कौन सी आरएनए कहां से बनती है, कौन सी प्रोटीन कहां से और किस तरह से सब यूनिट आपस में जुड़ते हैं, वो सारे का सारा हम अलग से करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही, इसको देखेंगे हम अलग से एक वीडियो। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द एनओआर रीजन। अब हमने तो, अगर हम यूकैरियोटिक की फॉर एग्जांपल बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास तो बहुत सारी आरएनए की थी। कौन कौन सी की थी प्यारे बच्चों? 28S, 5.8S, 5S एंड 18S राइबोसोमल आरएनए। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि जो दो रीजन, दो साइट्स आपको बताई, एक न्यूक्लियोलस और एक एनओआर, तो ये जो हमारा 28S है, ये जो हमारा 5.8S है और जो हमारा 18S है राइबोसोमल आरएनए, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द एनओआर रीजन। पर ये जो हमारा एक बचा 5S राइबोसोमल आरएनए, वो आउटसाइड द एनओआर होता है। और वो कैसे होता है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल में हर रीजन, हर फंक्शंस करवाऊंगा जब हम न्यूक्लियोलस करेंगे। ओके, अगर मेरे को दो लाइनों में आपको बोलना हो कि बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, तो बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम में मैं ये बोलूंगा कि जो हमारी राइबोसोमल आरएनए है, जो मैंने 28S, 5.8S आरएनए एंड 18R आरएनए बताई, वो हमारी एनओआर रीजन में बनती है। 5S राइबोसोमल आरएनए जो है हमारी आउटसाइड द एनओआर ही बनती है। एंड द राइबोसोमल प्रोटीन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो हमारी राइबोसोमल प्रोटीन, जो अब देखिए ना, राइबोसोम किस चीज से बना, आरएनए और प्रोटीन्स। अब जो आरएनए वो तो मैंने आपको बता दी कि तीन जो है वो एनओआर रीजन में बनती हैं और एक जो 5S है वो हमारी आउटसाइड द एनओआर बनती है। व्हाट आर राइबोसोम? राइबोसोम आर द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। अब जो राइबोसोम की आरएनए बता दी, जो प्रोटीन्स है वो कहां से ट्रांसपोर्ट होती है, साइटोप्लाज्म से, और वो कहां जाती है, एनओआर रीजन में, और वहां पे जाके वो आरएनए और प्रोटीन्स आपस में असेंबल होती हैं और वहां पे फिर इसके क्या बनते हैं, सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो ये इन शॉर्ट जो है वो आपको क्या बता दी मैंने, बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोम। मैग्नीशियम आयन का राइबोसोम के साथ क्या रिलेशनशिप है? हम बहुत बार ये यहां पे पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मैग्नीशियम आयन का क्या रोल है। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक राइबोसोम का सब यूनिट बनाया, दिस इज
फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक राइबोसोम लिया मैंने, तो इसका ये 60S है एंड दिस इज 40S। ओके, अब मैंने यहां पे इनको इकट्ठा लिख दिया, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए और इन्होंने कौन सा बना दिया, ये 80S। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पे मैग्नीशियम आयन प्ले करता है प्यारे। अब ये जो है देयर इज ए एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, देयर इज एसोसिएशन and there is a dissociation process, there is a association process and there is a dissociation process। साइटोप्लाज्म में एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है वो हमारे राइबोसोम की होती रहती है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी, ये करेगी हमारी मैग्नीशियम आयन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 0.001 मोलर होगी, मतलब इसको बोलते हैं हम लो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, तो ये डिसेंबल हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ये आपस में दोनों अलग अलग सब यूनिट हो जाएंगे। अगर इस मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 मोलर हो जाती है, देन इट इज हायर कंसंट्रेशन किसकी, मैग्नीशियम आयन। तो यहां पे आपको मैं एक बार फिर से यहां पे बता दूं कि मैग्नीशियम आयन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल राइबोसोम को कि असेंबल और डिसेंबल होने में प्ले करता है प्यारे बच्चों। जब साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन प्रोसेस होनी है तो एकदम से क्या होता है, वहां पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 मोलर इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग सब यूनिट राइबोसोम के पड़े हुए हैं वो असेंबल हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम बना देते हैं, फुल मशीनरी बना देते हैं ट्रांसलेशन होने के लिए 80S राइबोसोम। अब जब हमारी ट्रांसलेशन हो चुकी होती है तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में हमारे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन एकदम से गिर जाती है। कितनी गिरती है भाई, 0.001 मोलर। और इस कंसंट्रेशन पे, इस लो कंसंट्रेशन पे जो राइबोसोम के सब यूनिट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है कि कभी ये कम हुई कभी ज्यादा हुई, इसके भी रेगुलेटर्स हैं, पर वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी और किस तरह से कम हुई। अब तक हमने बहुत ही ज्यादा जानकारी राइबोसोम के बारे में ले ली, बहुत काफी डिटेल में हम राइबोसोम को कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अब मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपको कहीं को नीट में आपको वो प्रॉब्लम वहां पे आए, तो हम बहुत डिटेल में इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको करवाने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S। तो आइए चलते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको करवाता हूं खुद, तो वहां पे हम इसको देखते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले 70S आप लिख लीजिए, 80S, और हम देखते हैं कि जो 70S जो हमारा राइबोसोम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 8000 अमाइनो एसिड्स और 80S में है 16000, यानी कि 16000। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिंथेसिस साइट, ये कहां पे सिंथेसाइज होता है, इट इज सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म। ओके, और ये कहां पे, मैंने अभी आपको बताया पहले कहां पे हुआ, न्यूक्लियोलस। जो नेक्स्ट है अब इसके बाद सब यूनिट्स, 70S के सब यूनिट बोलिए आप। द लार्जर सब यूनिट इज 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30S। इसमें क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा इसमें 60S एंड 40S जो है वो हमारा स्मॉलर सब यूनिट होगा। आरएनए कितनी है हमारे राइबोसोम में, देखिए 70S राइबोसोम में आरएनए जो है वो है हमारी 3, इसमें जो है वो हमारी आरएनए है 4। तो इसमें कौन कौन सी आरएनए हुई बच्चों, वो मैं यहां पे करवा देता हूं, आपको खुद भी अब पता होगा। 23S, 5S
जो लार्जेस्ट 7 में थी एंड 16S RNA। ये तो 3 थी जो हमारे इसमें थी और इसमें कौन सी है। अब देखिए, अब मान लो आप भूल गए हो कि आपको पता नहीं लग रहा है कि वो कौन सी है, तो इसका 23 और इसका 5 लार्जर 7 है ना, ये लार्जर 7 में है 28S प्लस 5.8 S प्लस 5S। ये तो हुई हमारी लार्जर 7 में, और जो स्मॉलर 7 है उसमें होती है हमारी 18S RNA। प्रोटीन्स हुई इसमें, लार्जर 7 में प्रोटीन्स होती थी 34 और स्मॉलर 7 में थी 21। तो ये टोटल कितनी हो गई 54 प्रोटीन्स, किसमें 70S राइबोसोम में। अब जो हमारा अगला है, जो लार्जर 7 में होती थी हमारी 45 प्रोटीन्स, लार्जर में, स्मॉलर में 33 प्रोटीन्स, और ये हमारी कितनी प्रोटीन हो गई 78। तो 70S में कितनी प्रोटीन्स हुई 54, 80S में कितनी हुई 78। नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस, आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन की रेशियो 70S में होती है 2:1 और यहां होती है 1:1। लोकेशन जो 70S राइबोसोम है वो कहां पे लोकेट होता है प्यारे बच्चों, इसकी कहां का अकरेंस कहां है, इसकी है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स। इसमें कौन से आए माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट में, और ये किसमें होता है आपका साइटोप्लाज्म। आप सीधा कर दिए यहां पे, ये होता है यूकैरियोट्स। नेक्स्ट आया कि एंटीबायोटिक का इफेक्ट क्या 70S राइबोसोम के ऊपर होता है। यस, ये होता है। यहां पे क्या है यस, यहां पे नो। अब हम क्या करते हैं कि इसको फिर से एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे आपने लिख लिया होगा, ये है हमारा 70S राइबोसोम, ये है हमारा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। 70S राइबोसोम में 8000 अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें लगभग डबल है 16,000 राइबोसोम्स। सिंथेसिस साइट कहां है, साइटोप्लाज्म में बनता है। ये कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, जहां अगर न्यूक्लियोलस हो वेरी सिंपल टाइप। ये कहां होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहां होता है आपके न्यूक्लियस में, एक रीजन है। सब यूनिट किसके इसके कितने हैं 50S एंड 30S। 50S जो है वो लार्जर है, 30S जो है वो हमारा स्मॉलर सब यूनिट है। बहुत डिटेल में देख चुके हैं, कुछ याद करने वाली चीज अब यहाँ पे है ही नहीं। हमने तो जो अभी तक किया बस उसको ही हमने यहाँ पे आमने सामने लिखा। 80S में क्या है 60S एंड 40S। अब देखते हैं कि 70S में कितनी आरएनएज होती हैं। ठीक है, तो 3 आरएनए होती हैं प्यारे बच्चों। अब देखो लार्जर 7 में और ये वाली किसमें है स्मॉलर 7 में। तो हमारे पास 3 आरएनए हुई किसमें 70S टाइप में, और यहां पे कितनी हुई 4। ओके, कौन कौन सी 28S, 5.8S एंड 5S। ये हमारी लार्जर 7 में हुई और स्मॉलर 7 में कौन हुई 18S। ओके, प्रोटीन्स लार्जर 7 में प्रोटीन्स है हमारी 34, स्मॉलर 7 में है 21, तो टोटल हो गए 54। यहां पे लार्जर में 45, स्मॉलर में 33, तो टोटल कितनी हो गई 78। अब हम इनकी रेशो देख लें कि किसका अमाउंट किस रेशो में है। आरएनए इज टू प्रोटीन रेशो है 2:1, यहां है 1:1। ओके, अब ये कहां पे पाई जाती हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम कहां पे पाए जाते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे हमारे बैक्टीरिया सेल हैं उसमें पाए जाते हैं, या यूकैरियोटिक सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो आपने देखे उसमें, और ये हमारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, ये हमारे अटैच्ड राइबोसोम भी हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों बात आई एंटीबायोटिक्स की, तो यस जो हमारा प्रोकैरियोटिक यानी कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है उसके ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट होता है। जो हमारा है 80S उसके ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है। ये यहां से हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली, एंटीबायोटिक इफेक्ट। अगर आप यहां पे फिर से ध्यान से देखें
तो आपको बिल्कुल साफ एक चीज नजर आएगी इस टेबल पे। ये जो 70S है ये है हमारे प्रिमिटिव राइबोसोम और ये क्या है हमारे एडवांस राइबोसोम। अब हर चीज में आप देख लीजिए, अमाइनो एसिड यहां 8000 थे, यहां डबल हो गए। यहां ये देखिए ये 50S था, यहां 60 हो गया, 30 का 40 हो गया। यहां 3 RNA थी, यहां 4 RNA हो गई। यहां पे प्रोटीन 54 थी, यहां पे 78 हो गई। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि एवोल्यूशन गोज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। हम जो हैं वो प्रोकैरियोट से बने हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एंड में हम क्या करेंगे राइबोसोम के, कि जितना सारा जो हमने अब तक पढ़ा या जो मैंने अब तक आपको इतना सारा बताया राइबोसोम के बारे में, उसके बारे में हम बीच में से इंटरेस्टिंग फीचर्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम निकाल के लाते हैं और मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट साल सबसे पहले आया जो राइबोसोम का पूरी स्टोरी हमने शुरू की थी, तो वो किससे शुरू की थी? राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे ही देखा जा सकता है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर नहीं देखा जा सकता है। नंबर 1 जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइबोसोम आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। वैसे तो राइबोसोम को सेल ऑर्गेनल होना ही नहीं चाहिए था। जो हमारे सेल ऑर्गेनल है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज और ऑर्गेनल जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है उसी को हम सेल ऑर्गेनल में इंक्लूड कर सकते हैं। पर राइबोसोम में उसकी भुजाओं में इतनी ताकत थी, उसने अपना लोहा मनवा लिया, जैसे आप नीड में मनवाओगे अभी आगे जाके, क्योंकि छोटे पैकेट में ये बड़ा धमाका अब आपको पता लगा होगा कि मैंने शुरू में क्यों बोला था। देखो कितने सारे फंक्शंस हैं इसके, राइबोसोम से कितनी ज्यादा रोल प्ले की है इसने। इन्हीं फंक्शंस के कारण इसको सेल ऑर्गेनल में रखना पड़ा। प्यारे बच्चों, इसने अपनी जगह अपने दम पे बनाई है। ये तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, इसको तो बाहर निकाल दिया गया था, पर इसने बता दिया कि मैं साइज में छोटा हूं पर मेरे फंक्शंस को देखिए, मेरे कार्य को देखिए। राइबोसोमल प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जैसे मान लो आपकी सेल मेम्ब्रेन ही है, वहां पे भी प्रोटीन्स लगी, प्रोटीन्स तो हर जगह लगे, तो इसका स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पर प्यारे बच्चों, साथ में हमने देखा कि राइबोसोम जो है वो एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करता है, एंजाइम्स के रूप में भी काम करता है, जिसको हमने राइबोजाइम बोला था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 2 अलग अलग सब यूनिट बने हुए हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। एक 30S पड़ा हुआ है, एक 50S पड़ा हुआ है। प्रोकैरियोट्स की अगर हम 70S की बात करें तो हम एक मैसेंजर आरएनए छोटे के साथ फिट हो जाती, एक बड़े के साथ फिट हो जाती, तो ये डबल प्रोटीन्स बना देता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता था क्या? तो बच्चों, जो इसका रीजन ये है कि जो सब यूनिट है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, तभी इनमें वो कैपेसिटी आती है कि ये आगे ट्रांसलेशन करें, ये आगे चल के प्रोटीन बनाएं। अब ट्रांसलेशन क्या है? जो छोटे बच्चे हैं 9th के, मैं बता दूं, ट्रांसलेशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ओके, जब ये अलग थे तो ये कमजोर थे, ये इनएक्टिव थे। जब ये यूनाइट हो गए तो इनमें ताकत आ गई, तो इन्होंने फिर प्रोटीन सिंथेसिस को बड़ा सक्सेसफुली परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए राइबोसोम के कंपोनेंट्स की तरह, क्योंकि राइबोसोम से हमें ये शिक्षा भी यहाँ पे मिलती है प्यारे बच्चों कि यूनिट इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। जब तक हम एक हैं तब तक हमें कोई भी दूसरा अटैक नहीं कर सकता है। ये सीख तो हमें एक्चुअल में राइबोसोम के कंपोनेंट्स ने दी थी। अब राइबोसोम के कंपोनेंट्स को अलग कर दो तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर वो जीरो ही हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाते, वो ऐसे पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। पर जब वो यूनाइट हो गए ना, तो फिर वो ऐसी ऐसी प्रोटीनें बनाएंगे। उन्होंने ये बता दिया कि उनके अंदर कितना दम था। बेशक उनकी गिनती सेल ऑर्गेनल में नहीं थी पहले, पर उन्होंने अपने बाहुबल पे, अपने बोलने का मतलब
उन्होंने करके दिखा दिया कि देखो हमें भी सेल ऑर्गेनेली में इंक्लूड करो। ठीक है, हमने ये भी सुना होगा कि राइबोसोम, अभी हमने पढ़ा, खुद भी यहाँ पे पढ़ा, और ये हमने ये भी सुना होगा पहले भी कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में दो तरह के होते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग होते हैं जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और एक अटैच्ड होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। प्यारे बच्चों, अटैच में मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो उसका बाहर का जो आउटर मेम्ब्रेन है जिससे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, उसके बाहर भी राइबोसोम अटैच होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए कि जो न्यूक्लियर की जो सबसे बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी राइबोसोम अटैच होते हैं। ओके, अब वो वहां पे क्यों अटैच हैं? क्योंकि उन राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन बननी है उसको एंटर करना है पेरीन्यूक्लियर स्पेस में, जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, और उसको वहां पे यूज होना है, उसकी वहां पे जरूरत है, इसलिए वो वहां पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्यारे बच्चों ये आता है कि मान लो हमें एक सिचुएशन दे दी जाती है एक क्वेश्चन में कि इफ ऑल द राइबोसोम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल देन व्हाट विल हैपन। सभी राइबोसोम को या तो खत्म कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, या सेल में राइबोसोम है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या सेल जिंदा रहेगा या उसकी डेथ हो जाएगी, या क्या सिचुएशन होगी? तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स जब नहीं बनेगी तो सेल के अंदर डैमेज जो होता है, कई बार जो सेल डैमेज रिपेयर एक्टिविटी है वो वहां पे नहीं होगी। प्यारे बच्चों, सेल जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स नहीं बनेंगे प्रोटीन से, जिससे वेरियस टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज रुक जाएगी। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, जो हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, वो नहीं बनेंगे। और सुनिए आप, सेल की मेंटेनेंस में प्रोटीन्स, हम क्या बोलते हैं, फिश खाओ, अंडा खाओ, सोयाबीन की दाल खाओ, वो क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होती हैं। ओके, जो अंदर जाके फिर यूटिलाइज होती है, जो अमाइनो एसिड डाइजेस्ट होकर यूटिलाइज, वो तो हम कहीं और करेंगे डिटेल में। पर प्रोटीन्स जो है हमारे पूरे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी सेल से प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो वो सेल जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, और कुछ टाइम के बाद उसकी सारी सेल एक्टिविटीज खत्म होने के बाद वो सेल डेथ हो जाएगी। इसकी फॉर एग्जांपल आरबीसी आपने देखा होगा, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर वो राइबोसोम, उसके अंदर न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ हो ही जाती है अल्टीमेटली, और बाकी सेल्स तो काफी टाइम तक जिंदा रहते हैं ना। तो यही रीजन है कि अगर राइबोसोम से उसको हटा दिया देन इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ दैट सेल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो वो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस चली है उससे फास्ट है वो। प्यारे बच्चों, अब देखो है तो इमेजिंग ना, वैसे तो एडवांस तो यूकैरियोटिक है, पर वहां पे क्या हो रहा है, वो फास्ट है वो। अब देखो, एक सेकंड में 20 अमाइनो एसिड प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं एक सेकंड में, और यूकैरियोटिक सेल में कितने जुड़ते हैं? सिर्फ 2। तो अब स्पीड का आप हिसाब खुद ही लगा लीजिए। तो एक सेल में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम होते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए आप, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, जिसको पॉलीसोम्स भी बोलते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो उनके ऊपर होती है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। अब सुनिए इससे अगला फैक्ट, मैं बहुत सारे फैक्ट लाया हूं, मेरे पिटारे में, मेरी झोली में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मजा तो पढ़ाई का वही है ना, जिसमें सारा पढ़ने के बाद कुछ मनोरंजन भी हो जाए, कुछ हम इसके बारे में और अंदर डीप, अंदर इतना डीप अंदर जाने की यार लगे कि आज कुछ सीखा है हमने। ओके, वही घिसी पीटी चीजें अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा ब्रेन भी फिर उसको लात मारता है कि चलो इसको छोड़ो। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, वो है ये। आपने राइबोसोम के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा। क्या आपसे अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, राइबोसोम के ऊपर चार्ज क्या होता है? चलिए मेरे को बताइए कि राइबोसोम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? अब सर ये कहां से आप पकड़ के ले आए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज? अरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पे बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। राइबोसोम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब हमारे डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दे ऑल आर एसिडिक, राइबोसोम और राइबोसोम्स आर एसिडिक इन नेचर, दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। वो जो हैं, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक apparatus होता है जिसमें हम एक जल बनाते हैं, अगर वहां पे इसको डाला जाए और करंट दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव पोल की तरफ भागेंगे। फिर अब ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तक तो आप इतना ही कीजिए, तो राइबोसोम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। विद फैक्ट मैं इसका मैं रीजंस यहां पे सिर्फ यही बताऊंगा कि आरएनए में भी नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज आता है फास्फोरस जो इसके साथ अटैच हुई है। जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है तो फास्फोरस के ऊपर जो ग्रुप होते हैं OH तो वो आयनाइज हो जाते हैं, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनिए। ये मैं आपको करवाने वाला हूं, ये मैं आपको करवाऊंगा डिटेल में, कि वो यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा मैं, जब मैं डीएनए का करवाऊंगा, आरएनए का करवाऊंगा, पूरा नेगेटिव चार्ज करवाऊंगा मैं यहाँ पे कि किस तरह से उसके ऊपर वो चार्ज आया। अब चलते हम नेक्स्ट फैक्ट की। अगला है राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेन। व्हाई राइबोसोम आर कॉल्ड एज ए ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल। एक ऑर्गेनल है राइबोसोम के, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, जैसा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो तो अलग अलग है, पर राइबोसोम को ही ऐसा क्यों बोला गया कि ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल। वो इसलिए प्यारे बच्चों कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो तो ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, और ये उसके अंदर भी पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेन। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला। अरे सर, आप तो जब से राइबोसोम करवा रहे हो, आपने इंटरेस्टिंग करके तो हमारी दिमाग में बिठा दिया। ऐसा है कि हर एक कंसेप्ट मैंने आपको बोला है, किसी भी एक कंसेप्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इतनी सी तिल मात्र 1 mm स्पेस नहीं छोड़ेंगे कि हमारा स्कोप ऐसा रह जाए कि हम नीट से रह जाएं। ओके, हम सारे चीजों को क्लियर करेंगे। जब बेसिक ही क्लियर हो जाएगा तो हमें ना ट्यूशन की जरूरत है ना कोचिंग की जरूरत है। अब मैं आपको राइबोसोम का लास्ट कंसेप्ट यहां पे देता हूं। जो हमने राइबोसोम पढ़ा है, अटैच राइबोसोम पढ़े हैं, फ्री राइबोसोम पढ़े हैं। मेरा आपको क्वेश्चन है कि जो राइबोसोम है, 1 मिनट में आपको बताता हूं। ये देखिए, अब ये मान लो राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैच हो। अब मेरे को ये बताइए बच्चों, ये जो इसके ऊपर अटैच हो गया, तो इसको क्या आपने फेविकोल लगाया क्या, या कोई गोंद लगाया, आपने ग्लू लगाई, या फेविक्विक लगाई दी कि राइबोसोम को फेविक्विक लगाई, जा बच्चा और वहां पे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चिपक जा जहां वहां जाके, ठीक। तो वो क्या ये आपस में जो चिपके हैं वो उसके ऊपर रुकता कैसे है। अब ये देखो, ये देखिए हमारे पास ये राइबोसोम है, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है ब्लू, ये इसका जो है व्हाइट वाला जो हिस्सा है ये है हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट, जो आपको ऐसे भी लार्ज ही दिख रहा है, राइबोसोम मान लो तो क्या है थोड़ी देर के लिए। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि कौन सा सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन सा अटैच होगा, ये बताओ मेरे को। अगर अटैच होना ही है इसको, तो फिर यहाँ कौन सी फेविक्विक लगाऊं मैं जो इसको यहाँ टिक जाए, ये गिरे ना फिर साइटोप्लाज्म। आपको मैं आप बताता हूं कि जो हम राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा, और प्यारे बच्चों जो इसके बीच ग्लू का काम करेगा वो है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। और वो कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन, तो बहुत सारी हैं। जो यहां पे ग्लाइकोप्रोटीन है उसका नाम है रिबोफ्लोरिन। यहां पे मैं बना देता हूं आपको, ये देखिए, ये यहां पे मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये तो हम हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, ब्लू से क्या बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, तभी तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों क्या होंगे हमारे राइबोसोम। न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी मैंने बताया आपको, यहाँ पे दीज आर द राइबोसोम। ठीक है, यहां पे मैं पूछ रहा हूं तो यहां पे देखिए ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम इस तरह से होता है, हम तो यहां पे खाली डॉट सा बना देते हैं ना। ये राइबोसोम तो आपने बना दिए, ये देखो यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, अब इनके बीच में यहां जो ग्लू फिट है, ये जो मैंने रेड कलर की यहां पे बनाई, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम को जोड़ता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स तो बहुत टाइप की हो सकती है, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या मतलब है, ग्लूकोज और प्रोटीन। जब दो सब यूनिट ग्लूकोज का पार्ट होगा, एक प्रोटीन का होगा, पर यहां पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होगी वो है रिबोफ्लोरिन। रिबोफ्लोरिन 1 और 2। अब यहां से हमें एक चीज का पता लगा, जो राइबोसोम बड़े वाला सब यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, और इसके बीच में जो फेविकोल का जो ग्लू का काम करता है वो क्या करता है, रिबोफ्लोरिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन इसको यहां चिपका के रखता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पूरा राइबोसोम, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसका नाम, गौतम सर ने इसका नाम छोटे पैकेट में बड़ा धमाका क्यों रखा हुआ है। तो क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जिसको हम खेल खेल में याद करते रहेंगे, जिसको हम खेल खेल में सीखेंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हमने उसको याद कर लिया। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें। जय हिंद।